आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 इज इक्वल टू 18 मार्क्स का आ रहा है हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशन टर्म 1 में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो में सारे के सारे कंसेप्ट विद क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, फिर कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग होता है जो हमेशा इंक्रीज़ करता है, जो हमेशा इंक्रीज़ होता है, जिसका ग्राफ ऐसे जाए, कभी नीचे की तरफ ना जाए, ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। लेट एफ बी अ फंक्शन दैट इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी स्टेप्स। ये मान लिया हमने एक फंक्शन है जो कि ए बी पर कंटिन्यूअस है और ए बी पर डिफरेंशिएबल है। ठीक, कंटिन्यूअस का मीनिंग मतलब होता है, सॉरी, इंक्रीजिंग का मतलब होता है दिस टाइप, जो हमेशा इंक्रीज़ करता है। अच्छा, इस कंसेप्ट के ऊपर हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि हमारा फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। जब भी हमें किसी फंक्शन का इंटरवल निकालना होता है जिसमें वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उस इंटरवल को निकालने के लिए हम एक फिक्स्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो कुछ ऐसा सा दिखता है। सबसे पहले फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स, मीनिंग सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लो, एंड देन पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर फंक्शन की वैल्यू, सॉरी, डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल पुट करो। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएशन को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। लेटस से एक्स की वैल्यू अल्फ़ा निकल कर आती है, मान के चल लेते हैं एक्स की वैल्यू अल्फ़ा आती है। वैन वी पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ चेक नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का नेचर चेक करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट था ए और एंडिंग पॉइंट था बी। जब हमने पुट किया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो हमें ए और बी के बीच में एक नंबर मिला अल्फ़ा। तो हमने ये पाया कि एफ डैश एक्स, दिस इज़ व्हाट, नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। हमने पाया कि अल्फ़ा और बी के बीच में एफ डैश एक्स है नेगेटिव और ए और अल्फ़ा के बीच है पॉजिटिव। एफ डैश एक्स का हम नेचर ऐसे ही चेक करते हैं। जब हमें पता चला कि ए और अल्फ़ा के बीच एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, अल्फ़ा और बी के बीच एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो जहाँ पॉजिटिव होता है एफ डैश एक्स वहाँ होता है इंक्रीजिंग, जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ होता है डिक्रीजिंग। तब हम ये कहेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए टू अल्फ़ा एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन बी टू अल्फ़ा टू बी। ए से अल्फ़ा में इंक्रीजिंग है और अल्फ़ा से बी में डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब होता है फंक्शन इज डिक्रीजिंग। पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हाट, दीज आर द नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, दीज आर द नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगली डेफिनेशन होती है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अ मोनोटोनिक फंक्शन एफ इन एन इंटरवल आई, वी मीन दैट एफ इज़ ईदर इंक्रीजिंग इन आई और डिक्रीजिंग इन आई। या तो वो केवल इंक्रीजिंग हो या तो वो केवल डिक्रीजिंग हो, ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिन क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे कि कोई भी फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये हम कैसे निकालें। एमसीक्यूज़ पे बात करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 8 एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ट्रू फॉल्स काउंट से पार्शियली ट्रू फॉल्स। देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 9x प्लस 8। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाला तो 9x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 9, 8 का 0, तो आंसर आएगा 9। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 0। हमें पता चला कि एफ डैश एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हेन एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट इज एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा और एफ एक्स हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन ऑल रियल, किसी भी वैल्यू पर इंटायर डोमेन में हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो यस, इट इज़ ट्रू, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। इनमें से कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? डिक्रीजिंग के लिए अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0, मीन्स 2x इज लेस देन 0, मीन्स मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो x इज लेस देन 0, यानी कि इंटरवल आएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0। इसका मतलब ये वो इंटरवल होगा जिसके अंदर फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x+7 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। इनमें से किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 1 to इन्फिनिटी, नन ऑफ दीज। तो अगेन फंक्शन निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x+7, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -3/x² + 0, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, एन एक्स की पावर n-1 वाला रूल लगा देते हैं। तो बात समझ आती है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -3/x² + 0, -3/x² + 0 दैट इज़ -3/x²। अब यहाँ पर देखने पे पता चल रहा होगा कि x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 3 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, केवल माइनस का साइन दैट इज एट द होल एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 ऑलवेज, दैट इज एफ एक्स इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज। इसका मतलब एफ एक्स हमेशा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ऑल रियल एक्सेप्ट 0। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, दैट इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻2x इज ए ऑन आर। हेयर ए रेफर्स टू, ये जो ए है इसके लिए क्या आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पता चलता है। When we find f(x) it is e⁻2x, when find f'(x) it is e raised to the power 2x and the differentiation of 2x is 2, that is 2 times e⁻2x। बात समझ आ गई? f'(x) इज इक्वल टू e⁻2x। अब ध्यान से देखो तो e⁻2x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 2 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब f'(x) इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब f'(x) इज ऑल ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल। इसका मतलब f'(x) हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी, f'(x) हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी। इसका मतलब f(x) जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो that says like the function given by f(x) is equal to 3 minus 7x, the function given by f(x) is equal to 3 minus 7x is strictly decreasing on all real। ये strictly decreasing है, ट्रू फॉल्स कांट से पार्शियली ट्रू। देखते हैं, देखने पे पता चला कि f(x) इज इक्वल टू 3 minus 7x, और जब मैं बात करूँगा f'(x) की तो वो हो जाएगा -7, नथिंग बट -7। When f'(x) is equal to -7, when f'(x) is equal to -7 means f'(x) is always less than 0 for all x belongs to all real। इसका मतलब f'(x) हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी। अगर f'(x) हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो f(x) एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो हमें यही देखना होता है, इंक्रीजिंग मतलब होता है f'(x) पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मतलब होता है f'(x) नेगेटिव। If f is belongs to all real, be defined by f(x) is equal to 2x plus cos x। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा टफ वेराइटी ले लेते हैं। Then in the interval -2 to 3 the function f(x) is always increasing। ये जो फंक्शन है -2 से 3 में हमेशा इंक्रीजिंग होगा। Where f(x) is equal to 5 + 3x + 3x² - 2x³। ट्रू फॉल्स कान से पार्शियली ट्रू। देखते हैं,
एफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 36x का डिफ्रेंशिएशन 36, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस का 2x क्यूब 2 3 जा 6x स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इज माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36। अब नाउ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मैंने बताया था एक्स की कुछ वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। एफ डैश एक्स को 0 पुट किया और यहाँ पर मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, फैक्टर्स निकल कर आगे 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2, 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि एफ डैश एक्स इज़ लाइक दिस 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, कुछ ऐसा ही है। जब हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, एक होगा 3 एक होगा -2। नंबर लाइन पर कुछ इस प्रकार हम डिनोट कर लेते हैं 3 -2। 3 से ऊपर वैल्यू कोई भी रख के देख लो, मान के चलो हमने 4 रख लिया, लेट अस से पुट द वैल्यू 4, 3 - 4 इज नेगेटिव, 4 + 2 इज पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, मीनिंग ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 3 एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव, and when we put a number between -2 and 3, let us say 1, then the value will become negative, we can positive, we can say 3 - 1 and 1 + 2 is positive। इसका मतलब -2 से 3 के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहेगा एफ डैश एक्स, और -2 से लेस देन जितने भी नंबर्स होंगे सब पर क्या होगा, नेगेटिव। तो -2 से 3 में ये कैसा है, इंक्रीजिंग। इन व्हेन x बिलोंग्स टू -2 to 3 एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस, मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि एफ डैश एक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 18x स्क्वायर प्लस 27x - 7 इज ऑलवेज ऑन ऑल रियल। वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नन ऑफ दिस। व्हेन वी फाइंड एफ एक्स, it is 4x³ - 18x square plus 27x - 7. When we find f dash x, it is equal to 12x square minus 36x plus 27. Now put f dash x is equal to 0. Put f dash x is equal to 0. 4x square minus 12x plus 9 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर मैंने अगेन यूज़ किया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ किया। 4 9 जा 36, 6 6 इसके पेयर बन गए। कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया, 2x - 3, अगेन -3 कॉमन लिया, 2x - 3 पेयर बन गया, 2x - 3 2x - 3। इसका मतलब 2x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2, और x इज इक्वल टू 3/2 पे नंबर लाइन पे मैंने डिनोट कर दिया। और एफ डैश एक्स कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, 2x - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 3/2 से छोटी वैल्यू पर भी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। एफ डैश एक्स हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x - x। यहाँ पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर डिक्रीजिंग, समटाइम्स इंक्रीजिंग, समटाइम्स डिक्रीजिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। जब हम बात करते हैं दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 10x - x, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10x का डिफ्रेंशिएशन sec² x - 1, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू sec² x - 1। अब ध्यान से देखो, sec x बिलोंग करता है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। इट इज़ द रेंज ऑफ sec x, इट इज़ द रेंज ऑफ sec x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, इट इज़ द रेंज ऑफ sec x। अब sec x बिलोंग करता है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, तो sec² x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट इज sec² x - 1 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0, दैट इज एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर एफ डैश एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एफ एक्स कैसा होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद बात शुरू करते हैं इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 9। इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू sin x प्लस cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वेयर x बिलोंग टू 0 to π/2, π/4 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/4, नन ऑफ दिस। इसमें हमें बताना है कि फंक्शन
किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर x 0 to π/2 बिलोंग करता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। वेन वी फाइंड एफ डैश एक्स दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड वी पुट इज इक्वल टू 0, देन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू π/4। यहाँ पर मैं एक ही वैल्यू लूँगा क्योंकि x 0 से π/2 बिलोंग करता है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जब हम 0 से π/2 नज़र डालते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर लाइन पे π/4, इनिशियल पॉइंट था 0, फाइनल पॉइंट था π/2। अब हम नेचर ऑफ एफ डैश एक्स की बात करते हैं। एफ डैश एक्स का नेचर कैसा आएगा? एफ डैश एक्स है क्या? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। 0 से π/2 में साइन एक्स का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, कॉस एक्स का ग्राफ नीचे की तरफ आता है, ये दोनों मीट करते हैं π/4 पे। तो जब x बिलोंग करता है π/4 से π/2, π/4 से π/2, तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन कॉस एक्स। साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन कॉस एक्स। अगर साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। दैट इज़ π/4 से π/2 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं एफ डैश एक्स होगा नेगेटिव। कैसे पता चला? ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिकमेंड किया जाता है कि इसे करके जाइए और इसका कंफर्म होता है आना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट भी है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये गिवन है। जब हम बात करते हैं 0 to π/4, देखो 0 to π/4 समझ आ रहा होगा, कॉस एक्स इज़ ग्रेटर देन साइन एक्स। कॉस एक्स इज़ ग्रेटर देन साइन एक्स। When cos x is greater than sin x, then cos x minus sin x is positive. That is f dash x will be positive. तो पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीजिंग कहाँ होगा? 0 to π/4 में। अगर ये डिक्रीजिंग बोलता तो π/4 से π/2 में कैसा होगा? डिक्रीजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, 0 to π/4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। होप सो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं विच इज़ टेंजेंट एंड नॉर्मल। विच इज़ आवर टॉपिक इज़ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें हमारे टोटल 3 टॉपिक आते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड थर्ड टॉपिक आता है मैक्सिमा मिनिमा। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। जैसे मैं बात करता हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल की, तो टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट? अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट अ पॉइंट। टेंजेंट एक वो लाइन होती है जो किसी कर्व को टच करती है, लाइक दिस। जैसे कि मान के चलो ये मेरा कर्व है ऐसे, तो इसे मैं एक टेंजेंट बोलूँगा। दिस इज़ व्हाट? टेंजेंट। दिस इज़ आवर कर्व, this is our curve and it is tangent, it is touching the curve. तो a tangent is a straight line which touches the curve y is equal to fx at a point, and point is what? This is, and this point is known as point of contact. इसे हम point of contact के नाम से भी जानते हैं। अगला है अपना नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? अ नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब टेंजेंट होता है वो जो कि टेंजेंट के नॉर्मल वो लाइन होती है जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि ये तो है टेंजेंट क्योंकि ये टच कर रही है, और ये है अपना नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द कर्व इंटरसेक्टिंग टेंजेंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नॉर्मल वो होता है जो कि टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, वो बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप कैसे निकालते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई किसी भी कर्व में अगर हमें किसी पॉइंट पर स्लोप चाहिए उस कर्व का, तो सिंपल हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या निकालते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स एक्ट एज द स्लोप। डी वाई अपॉन डी एक्स अब यहाँ पर स्लोप की तरह काम करेगा। इफ़ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है जिस पर हमने एक टेंजेंट खींची है,
जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो वो तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू वॉट, टेन थीटा। ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। dy अपॉन डी एक्स सबसे पहले हम निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स निकाल कर हम वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो उस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगी। एंड दैट इज़ वाई मैंने लिखा है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं? अब चूँकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैं यहाँ पर इस वाले कंडीशन का यूज़ करता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। ठीक, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स। स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स एंड व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, -1। टेंजेंट का स्लोप हम निकाल लेंगे dy अपॉन डी एक्स का यूज़ करके, और स्लोप का नॉर्मल आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ m1 m2 -1, दैट इज़ -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कर्व एंड पी x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान के चलो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और एक पॉइंट है पी x1 y1 कर्व के ऊपर, जिसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की और हमें निकालना है उस टेंजेंट की इक्वेशन। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इट इज़ लाइक दैट, जो हमने 11th में पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 इज़ व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। x1 y1 क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। क्लियर, x1 y1 हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। क्लियर, तो x1 y1 अगर मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और इस केस में m क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालने की कोशिश करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देन वी अप्लाई दिस स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी x1 y1 इज y माइनस वाई वन इज -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगेन इसमें भी हमने इसी फॉर्म का यूज़ किया है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। टेंजेंट का स्लोप कैसे पता चलेगा, टेंजेंट का स्लोप पता चलेगा जब नॉर्मल का स्लोप कैसे पता चलेगा, एक बार हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, -1 अपॉन करके हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। अगर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स पता चल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आने के बाद हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। इसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। जैसे ही हम एमसीक्यूज़ पे आते हैं, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 10x एट 0,0 इज। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें बताना है क्या होगा, कर्व है y इज इक्वल टू 10x, पॉइंट है 0,0। लेट अस से y इज इक्वल टू 10x, देन dy अपॉन डी एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, dy अपॉन डी एक्स एट 0,0 इज सेक स्क्वायर 0। जब x 0 पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 होता है 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1। समझ आ गया, क्योंकि ये स्लोप है टेंजेंट का, ये स्लोप है नॉर्मल का। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1, दैट इज़ -1। दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p 0,0, इक्वेशन लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्या हमें नॉर्मल का स्लोप पता है -1, तो y माइनस 0 इज -1 इंटू एक्स माइनस 0, वाई इज इक्वल टू -x, x प्लस वाई इज 0। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इन क्वेश्चन को ऐसे ही जल्दी जल्दी किए जाते हैं, और टेंजेंट एंड नॉर्मल एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि ईजी होता है, ईजिली क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन आता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा,
एक बार dy अपन dx आ गया तो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और टेंजेंट के स्लोप आने के बाद नॉर्मल का स्लोप काफ़ी ईजी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट t इज इक्वल टू 2 -7/6 6/7 1 5/6। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ लेता है, कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, हम डायरेक्ट dy/dx निकाल के आंसर पुट कर देते हैं। लेकिन आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमें नॉर्मल का स्लोप पूछा गया है, ना कि टेंजेंट का। तो बात करते हैं इसके ऊपर कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 देन dx/dt इज इक्वल टू 2t प्लस 3, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 देन dy/dt इज इक्वल टू 4t माइनस 2। ठीक, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, 2t इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, 3 इसका 0, कोई सेंस बनता नहीं है लिखने का। 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4t, 2t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt/dx/dt। कंपोजिट फंक्शन के अंदर मैंने पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर बताया था ये मैंने, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ही हमने वीडियो बनाई है, उसे जाकर देख लेना, ये समझ आ जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt/dx/dt देन dy/dt इज़ 40 माइनस 2, dx/dt इज़ 2t प्लस 3। तो इसलिए हमारे पास dy/dx आ गया 40 माइनस 2/2t प्लस 3 एट t इज इक्वल टू 2। जब t इज इक्वल टू 2 होगा तो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 2/4 प्लस 3 दैट इज 6/7, दैट इज 6/7। देयरफॉर dy/dx इज 6/7। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -7/6। ठीक, क्योंकि अगेन m1 m2 -1 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7/6, 7 इधर चला जाएगा, 6 अपॉन में आ जाएगा -7/6। करेक्ट ऑप्शन इज ए, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -2 इज 8x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 8x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 8x प्लस वाई माइनस 9 इज 0 एंड 8x माइनस वाई माइनस 9 इज 0। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट -2, x is equal to -2. Now what we are given? Y is equal to x square minus 4x minus 5 when x is equal to -2, y is equal to 4 plus 8 minus 5 that is 7। तो जब x -2 होगा y क्या होगा? 7। जब y is equal to x square minus 4x minus 5 then dy/dx is equal to 2x minus 4। Clear? And dy/dx at x is equal to -2 is -4 minus 4 that is -8। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? -8। क्या हमें पॉइंट ऑफ गिवन है? बिल्कुल। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? -2, 7। जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा -2, 7, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा -2, 7 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगेन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 7 इज इक्वल टू -8 इंटू एक्स प्लस 2। सॉल्व करके ये आ जाएगा y माइनस 7 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, दैट इज 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगेन मैं बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के क्वेश्चन हमेशा ईजी ही होते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। 1 -1 1/2 -1/2। ध्यान से देखें यहाँ पर दैट x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। व्हेन x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा dx/d थीटा इज a मल्टीप्लाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, अगेन यहाँ पर चेन रूल का यूज़ किया है। y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा
डी वाई अपॉन डी थीटा इज ए मल्टीप्लाई 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ना हमें डी एक्स बाई डी थीटा चाहिए, ना डी वाई अपॉन डी थीटा चाहिए, हमें क्या बताना है, डी वाई अपॉन डी थीटा। जब हम बात करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, जब दे रखे होते हैं तब हम इसी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्लियर। ए मल्टीप्लाई 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन ए मल्टीप्लाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, -1। बट इट इज़ इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्या बताना था, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करके -1 कब आएगा, जब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा 1, या -1 अपॉन -1 दैट इज़ 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, विच इज़ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज़ द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -x/2 इंटरसेक्ट एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये थोड़ा सा नई बात है कि हम दो कर्व के बीच एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। दो कर्व के बीच के एंगल का मतलब होता है उन दोनों कर्व के बीच की टेंजेंट का एंगल। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू ई की पावर -x/2 इंटरसेक्ट एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शियली ट्रू। मान के चलो दो कर्व हैं ऐसे, एक ऐसा है और एक ऐसा है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करने जाएंगे तो एक टेंजेंट जाएगी ऐसी और एक टेंजेंट जाएगी ऐसी, और इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो स्लोप है, सॉरी एंगल है, इसे बोला जाता है एंगल। इट इज़ एंगल बिटवीन कर्व्स। ये वो एंगल है जो दो कर्व एक दूसरे के साथ बनाते हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व इज़ नथिंग बट एंगल बिटवीन दो टेंजेंट। दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब ही होता है दो टेंजेंट के बीच का एंगल। ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो भी एंगल होगा, इन दोनों कर्व के बीच का भी एंगल उतना ही होगा। अब हमें ये शो करना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू ई की पावर -x/2, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल 60 डिग्री है। देखते हैं, इन दोनों कर्व के बीच का 60 डिग्री होने के लिए हमें सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हेन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4। 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज़ 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2 अपॉन वाई हेयर। तो स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 2 अपॉन वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप क्या होगा, 2 अपॉन वाई। इक्वेशन नंबर 1, यानी कि m1 की वैल्यू होगी 2 अपॉन वाई। जैसे ही हम इस वाले स्लोप की बात करते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर -x/2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -x/2 मल्टीप्लाई -1/2, क्योंकि -x/2 का डिफरेंशिएशन -1/2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज -1/2 ई रेस टू द पावर -x/2। और डी वाई अपॉन डी एक्स ये है m2 -1/2 ई की पावर -x/2, और ई की पावर -x/2 है क्या, y। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज m2 इज इक्वल टू -y/2 -हाफ इंटू वाई -y/2। इसका मतलब m1 की वैल्यू है 2 अपॉन वाई और m2 की वैल्यू है -2 अपॉन वाई -y/2। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे m1 इंटू m2, 2 अपॉन वाई इंटू -y/2 दैट इज़ -1। इसका मतलब m1 m2 इज़ -1, दैट इज़ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। इफ़ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर मतलब एक कर्व 1 पे जो कर्व 2 पे जो इंटरसेक्ट करेंगे उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। दैट इज़ कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है कर्व जो है 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 60 डिग्री का पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर
6. Question number 6. Question number 6 is, if x plus 4y is equal to 14 is a normal to the curve. ये equation of normal given है हमें. To the curve y square is equal to alpha x cube minus beta at 2, 3. It is the point of contact. Then the value of alpha plus beta. We have to find alpha plus beta. 9, 5, 7 minus 7. हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. जब हम बात करते हैं व्हाट वी हैव गिवन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन x प्लस 4y इज इक्वल टू 14. x प्लस 4y इज इक्वल टू 14. देन 4y इज इक्वल टू 14 माइनस x. y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 4 प्लस 14 अपॉन 4. दिस इक्वेशन लुक्स लाइक दिस. ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस दिस. किसी भी इक्वेशन का नॉर्मल निकालने के स्लोप निकालने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. तो एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू क्या होगी -1/4. यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब जो हमें कर्व दे रखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब माइनस बीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब माइनस बीटा. तो पॉइंट क्या दे रखा था 2, 3. यानी कि अगर मैं x बराबर 2 और y बराबर 3 रखूँ, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे. 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 2 का क्यूब माइनस बीटा. 9 इज इक्वल टू 8 अल्फा माइनस बीटा. इक्वेशन नंबर 1. स्लोप कितना था -1/4. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा एक्स क्यूब माइनस बीटा. देन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x. तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज 3 अल्फा एक्स स्क्वायर. 2 से और पॉइंट क्या है 2, 3. तो x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 2, y की जगह पे क्या रख दूंगा 3. तो y की जगह पे 3 रख दिया. 2 इंटू 3 दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अल्फा 2 स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 2. दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज 2 अल्फा. यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1/2 अल्फा. जब स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/2 अल्फा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने पहले से ही निकाल लिया था -1/4. दैट इज -1/2 अल्फा इज इक्वल टू -1/4. इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 2. अब अल्फ़ा 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 9 इज इक्वल टू 8 अल्फ़ा माइनस बीटा. 9 इज इक्वल टू 16 माइनस बीटा. 8 2 = 16. बीटा इज इक्वल टू 7. अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 9. यानी कि करेक्ट ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए. दैट इज दिस. करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में से रख सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा बेहतरीन क्वेश्चन था. क्लियर, बढ़िया है, लाजवाब है क्वेश्चन. अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं. द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट टी टू द कर्व्स x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280. इस पर हमें एक नॉर्मल पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी क्या. अगर मैं एक गिवन पॉइंट ले लूँ x, y, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी. ए बी सी डी इनमें से कौन है जो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगी. When equation of normal, then first we have to find slope of normal. Slope of normal कैसे निकालें. x बराबर 80 स्क्वायर, दैट इज dx अपॉन dt इज 280. y इज इक्वल टू 280 dy अपॉन dt इज 2a. dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, दैट इज 2a अपॉन 280. आंसर आ गया 1/t. इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -t, -1/1/t, दैट इज -t. अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की. y माइनस y1 इज इक्वल टू m, दैट इज -t इंटू x माइनस x1. y1 इज इक्वल टू वट 280, x इज इक्वल टू वट 80 स्क्वायर. तो y माइनस 280 इज -t इंटू x माइनस 80 स्क्वायर. y माइनस 280 माइनस tx प्लस 80 क्यूब. y प्लस tx माइनस 280 प्लस -80 का क्यूब इज इक्वल टू 0. दैट इज
वाई प्लस टी एक्स माइनस ए टी मल्टीप्लाई 2 + t² इज इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। देख लेते हैं बी ऑप्शन कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बिल्कुल, टी एक्स प्लस वाई माइनस ए टी इंटू 2 + t² इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल में इजी टू इजी क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी मैंने अब करा दिया है, तो इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। असर्शन रीज़न की एक बार चर्चा कर लेंगे, बाकी उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। असर्शन रीज़न भी हो जाते हैं अगर हमसे एमसीक्यू हो जाए। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या किया, टॉपिक के साथ ही एमसीक्यूज़ कराने की कोशिश की है। अगला टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, जब मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पर मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं सब ये बता रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा हम निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना आना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, अ पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, एक ऐसा पॉइंट सी जो कि फंक्शन के डोमेन के अंदर है, एट विच एफ डैश सी इज़ 0। वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाए, इक्वल टू 0, इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट। उसे हम क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जानते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ क्रिटिकल पॉइंट। नाउ हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सबसे पहले समझो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता क्या है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वो होता है, लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है ड्यूरिंग द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन ग्राफ मान के चलो कुछ ऐसा जा रहा है, वी हैव अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट लुक्स लाइक दिस। तो इसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, इसे बोलेंगे लोकल मिनिमा, इसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड देन अगेन लोकल मिनिमा। इट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। नाउ हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। पहली चीज़ क्रिटिकल पॉइंट समझ आ गई। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब किस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर फंक्शन का लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, उसे निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों का। दो तरीके से हम ये काम करते हैं। पहला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो प्रोसीजर होता है वो होता है कुछ ऐसा। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ डैश एक्स, उसके बाद हम पुट करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 गेट क्रिटिकल पॉइंट्स से अल्फ़ा बीटा। मान के चलो हमने एफ डैश एक्स को 0 पुट किया और हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए अल्फ़ा एंड बीटा। देन फाइंड नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में करते थे ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। हम निकालेंगे नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। मान के चलो बीटा से बड़े पर व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन बीटा फंक्शन इज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा इट इज़ नेगेटिव एंड लेस देन अल्फ़ा इट इज़ पॉजिटिव। ये हमने लेट करके चले हैं, ये हमने लेट किया है कि लेटर से फंक्शन एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, हियर इट इज़ नेगेटिव एंड हियर इट इज़ पॉजिटिव। नाउ अल्फ़ा इज़ नॉन एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग और पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग, दैट इज़ बीटा विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बात समझ आती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये बात आपको समझ आ रही होगी। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बात समझ आ रही है। पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। दूसरा तरीका होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। व्हाट? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फाइंड एफ डैश एक्स, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया और क्रिटिकल पॉइंट्स को प्राप्त कीजिए से अल्फ़ा और बीटा। मान के चलो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए अल्फ़ा एंड बीटा, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए अल्फ़ा एंड बीटा। फाइंड एफ डबल डैश एक्स। इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स और हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए थे? अल्फ़ा एंड बीटा।
अगर एफ डबल डैश अल्फ़ा मतलब एफ डबल डैश एक्स जो भी हमारा एक्सप्रेशन आया है उसमें हम एक्स की वैल्यू अल्फ़ा पुट करेंगे। अगर एफ डबल डैश अल्फ़ा पॉजिटिव है देन एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इफ़ एफ डबल डैश अल्फ़ा इज़ लेस देन जीरो देन एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर एफ डबल डैश अल्फ़ा पॉजिटिव है तब हम उसे बोलेंगे लोकल मिनिमा, और अगर एफ डबल डैश अल्फ़ा नेगेटिव है उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये होता है एक्स की वैल्यू। जब हमें इस एक्स की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे और जो फंक्शन वैल्यू निकल के आएगी अकॉर्डिंगली एफ ऑफ अल्फ़ा विल बी लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एफ ऑफ अल्फ़ा क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर पॉइंट लोकल मिनिमा है तो उसे बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा है तो उसे हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का मीनिंग ये होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब ये होता है कि फंक्शन ड्यूरिंग द होल ग्राफ, जैसे कि एक फंक्शन ऐसा जा रहा है ऐसा 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 ऐसा, तो इस फंक्शन में ये है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। लेकिन इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। यानी कि पूरे फंक्शन में हाईएस्ट वैल्यू जिस पॉइंट पर जाती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसे हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जबकि यहाँ से ये नीचे तक जाती है इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा मतलब फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू और फंक्शन की सबसे कम वैल्यू, ये इस रीजन में मैक्सिमम था। जबकि पूरे फंक्शन के लिए मैक्सिमम कौन है, ये पूरे फंक्शन के लिए मिनिमम कौन है, ये, इसीलिए इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। कई बार इसे ग्लोबल मैक्सिमा भी बोला जाता है, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे, पूरे फंक्शन के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इसका, लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, लेट सी बी अ पॉइंट इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या करना होता है इसमें, एफ एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट किया, एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने एक ही क्रिटिकल पॉइंट माना है विच इज़ सी। हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट हो जहाँ पर एफ डैश एक्स ज़ीरो हुआ हो। तो सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। लेट अस से सी बी ए क्रिटिकल पॉइंट, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, ए बी एंड सी। अब इन सारे पॉइंट्स पर हम वैल्यूज़ निकालेंगे, देन फाइंड एफ ए एफ बी एफ सी। द मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यूज़ गिव्स अ मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, द मिनिमम ऑफ दिस वैल्यूज़ गिव्स अ मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा। इन तीनों वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी होगी उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी होगी उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का कंसेप्ट था, कंप्लीट मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट यही था। अब इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ की, विच आर बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। The very first question is the critical points for the function f(x) is equal to x cube minus 2x square plus x plus 1 are. Option A is 1, 1/3, B 1, 0, C 2, 1 and D 4, 3. It is given that f(x) is equal to x cube minus 2x square plus x plus 1. अब हम निकालेंगे f dash x that is equal to 3x square minus 4x plus 1. x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x एंड x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। क्लियर। देयरफॉर पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, देन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वी फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टर्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं, x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
व्हेन x माइनस वन इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 और दूसरा रूट हो जाएगा 1 एंड अनदर इज़ 1/3। तो क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1,1/3। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फॉर द फंक्शन 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11 आर रेस्पेक्टिवली। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। 39,18, 39, 35, 39, 38, 39, 37. Let us see. fx is equal to 2x³ minus 15x² plus 36x plus 11, and when we differentiate it with respect to x, f dash x is equal to 6x² minus 30x plus 36 is equal to 0. x² माइनस यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करते हुए x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए 2 एंड 3। वैल्यू चेक करेंगे। f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 39, कैलकुलेट करके फंक्शन में वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। एंड नाउ वी फाइंड f ऑफ 3। व्हेन वी टॉक अबाउट f ऑफ 3 इट इज़ इक्वल टू 38, मीनिंग मैक्सिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की 39 और मिनिमम वैल्यू हो गई 38। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 4 हैज़ 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा एंड नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हमें बताना है कि इस फंक्शन में लोकल मैक्सिमा होगा या नहीं होगा, लोकल मिनिमा होगा या नहीं होगा, होंगे तो कितने होंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। दैट इज़ इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x² यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे। देन x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगेन x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज इट, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 1। ठीक, तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1। नाउ वी चेक नेचर ऑफ f डैश x एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं, -1 एंड 2। इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे -1 एंड 2। अब हम चेक करेंगे कि इन द 3 इंटरवल्स -∞ से -1, -1 to 2 एंड 2 to ∞, इन 3 इंटरवल में f डैश x का साइन कैसा आएगा। दैट इज़ f डैश x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 2 से ऊपर कोई भी वैल्यू रख के देख लो, 3, 4, 5। लेटर से हमने 3 वैल्यू रख ली तो पता चलेगा f डैश x पॉजिटिव है। इसका मतलब 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सबके लिए f डैश x पॉजिटिव होगा। और सिमिलरली -1 से 2 के बीच f डैश x इज़ नेगेटिव एंड व्हेन x इज़ लेस देन -1 f डैश x इज़ पॉजिटिव। तो जहाँ जब f डैश x पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो वो होता है लोकल मैक्सिमा, और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो वो होता है लोकल मिनिमा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज़ लोकल मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 2 इज़ लोकल मिनिमा। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज सी, मीनिंग 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। क्लियर। नाउ move on to the fourth question. The maximum slope of curve y is equal to -x³ plus 3x² plus 9x minus 27 is। हमें इस कर्व का मैक्सिमम स्लोप बताना है। जब कंसेप्ट की बात हुई थी तब बताया गया था कि कंसेप्ट में जो स्लोप होता है वो कुछ नहीं होता, वो dy/dx ही होता है। सिंपल, y इज इक्वल टू -x³ प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 27। यहाँ से हम निकालेंगे dy/dx, मीनिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -3x² प्लस dy/dx इज इक्वल टू -3x² प्लस 6x प्लस 9। दैट इज़ द स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट। कर्व के किसी भी पॉइंट पर हमें स्लोप निकालने के लिए dy/dx निकालना पड़ता है। तो स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा, dy/dx। dy/dx इज इक्वल टू -3x² प्लस 6x प्लस 9।
इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे, इधर से आ जाएगा x² - 2x + 9 एज इट इज़ बाहर रहेगा, और -3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लगाएंगे -3 मल्टीप्लाई, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर -1। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो x के साथ होता है उसका हाफ ले लेते हैं, 2 का हाफ हो जाएगा 1, देयरफॉर x - 1, माइनस की जगह माइनस आ जाता है, प्लस की जगह प्लस आ जाता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये तरीका होता है। तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर -1 + 9, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई x - 1 का होल स्क्वायर +3 + 9, दैट इज़ 12 - 3 मल्टीप्लाई x - 1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें dy/dx की मैक्सिमम वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0, दैट इज़ 12 - 0, तो dy/dx मैक्सिमम इज इक्वल टू 12, यानी कि स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 12, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, विच इज़ अवर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 3x² 2x³ - 3x² एग्जिस्ट एट x इक्वल टू। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस x पर एग्जिस्ट करेगी, 0, 2, -1, 1। तो सिंपल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे f(x), दैट इज़ 2x³ - 3x² गिवन, एंड देन वी अप्लाई f'(x), दैट इज़ इक्वल टू 6x² - 6x, फिर f'(x) को 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई x² - x, 6x मल्टीप्लाई x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, 1। ये इसके हो जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करेंगे। f(0) की वैल्यू है 0, f(1) की वैल्यू आ जाएगी -1, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, -1, यानी कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी -1, लेकिन वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, एट x इज इक्वल टू 1, और हमसे x पूछा गया था, किस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ एट x इज इक्वल टू 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर हमसे पूछता फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो होती -1, और उस केस में हमारा ऑप्शन हो जाता सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 12x⁴/3 - 6x⁴1/3, और इस बार x का इंटरवल दे रखा है -1 to 1, और हमें बताना है कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मतलब फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, या फंक्शन -1 से 1 के इंटरवल में टोटल जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा उसमें फंक्शन मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो f(x) इज इक्वल टू 12x⁴/3 - 6x⁴1/3, f'(x) निकालेंगे, f'(x) निकल के आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4/3 x⁴4/3 -1 - 6 1/3 x⁻⁴ 1/3 -1, that is -2/3, therefore -2/x⁴2/3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, x⁻1/3। अब f'(x), नाउ पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम निकाल लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो f'(x) की वैल्यू आ जाएगी 16x⁴1/3 -2/x⁴2/3। ये इसे इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x⁴1/3 + 2/3, एंड 1/3 + 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 16x - 2/x⁴2/3 इज इक्वल टू 0, दैट इज 16x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/16, 1/8। एक ही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे, -1, 1 एंड 1/8। वैल्यू चेक करते हैं, f ऑफ -1 निकालते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई -1⁴/3 -6 इंटू -1⁴1/3, -1 का क्यूब रूट -1 ही रहेगा। -1⁴4/3 हम कैसे निकालेंगे, -1⁴1/3 की होल रेज़ टू द पावर 4, तो -1⁴1/3 1 हो गया, और 1⁴4 हो गया 1, तो इसीलिए यहाँ आंसर आएगा 1, यहाँ आंसर आएगा -1, तो 12 + 6 ये हो जाएगा 18। अब हम निकालेंगे f ऑफ 1, दैट इज़ 12 मल्टीप्लाई 1⁴/3 -6 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 1/3, ये आंसर आ जाएगा 6,
जब हम निकालेंगे एफ ऑफ 1/8, देन 12 मल्टीप्लाई 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/8 की पावर 1/3। 12 इंटू 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 4/3 माइनस 6, 8 रेज टू द पावर 1/3 इज व्हाट 2। 8 raised to the power 1/3, when we find 8 raised to the power 4/3, we can write it as 8 raised to the power 1/3 and power 4, and this expression is equal to 2 and 2 raised to the power 4 is equal to 16. Answer will become 16. Therefore 12 upon 2 की power 4 minus 3, that is 12 upon 16 minus 3, that is equal to -9/4। तो यहाँ से हमें देखने में पता चलता है फ्रॉम 1, 2 एंड 3 फंक्शन की जो हमसे क्या पूछा गया था, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 18, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। हमसे ये भी पूछ सकता था कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में हमारा ऑप्शन हो जाता -9/4। ठीक है, लेकिन हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, देयरफॉर 18 इज़ द आंसर एंड करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर हमारा AOD चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सारे करा दिए। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने छाटे हैं इसमें, और आपको एग्ज़ामिनेशन में फ़ायदा होगा। थैंक यू।